स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट शिक्षा पर। आज हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की ओर और जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो था डी और एफ ब्लॉक के तत्व। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको हमारी वेबसाइट से नोट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है एक्सीलेंट शिक्षा। सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आ जाएगी जिस पर क्लिक करके आप वेबसाइट में आ जाएंगे और वेबसाइट में आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज। यहाँ पर हर चैप्टर का आपको टेस्ट मिल जाएगा। देखो चैप्टर फर्स्ट का, चैप्टर 2 का, अभी और सब चैप्टर के यहाँ पर टेस्ट सीरीज लोड होने जा रहे हैं। 1 बाय 1 करके यहाँ पर आ रहे हैं। आप चैप्टर को ओपन करके यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं और ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में यहाँ से आ गए हैं तो यूट्यूब चैनल में जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका रीजन ये है कि आप यहां पर केमिस्ट्री में सारे के सारे जो भी चैप्टर हैं आपके उनकी एक एक वीडियो सीरीज में देख सकते हैं। पहले पार्ट से लेकर के सबसे लास्ट पार्ट तक एक एक चीज आप यहां पर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर के डायरेक्ट यहां पर आस्क क्वेश्चन में जाकर के हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों का 5वां पार्ट है। ठीक है, उसको आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर और उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो इस पार्ट में हम ये सब इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं। देखो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, वीडियो थोड़ा लेंथी होगा तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें और एक एक पॉइंट को अच्छे समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन सी हेडिंग से आपका कितने नंबर का क्वेश्चन आसानी से आ जाता है, आराम से आता रहता है। तो वो है यहां पर एफ ब्लॉक का आपका 2 से लेकर 3 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। लेंथोनॉइड में भी आपका 2 से 3 नंबर का आता रहता है। ठीक है, इस पोर्शन से लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर क्या नाम इसका एक्टोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, सामान्य अभिलक्षण का 1 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। लेंथोनॉइड और एक्टोनॉइड की तुलना भी आपकी 1 या 2 नंबर में आती रहती है। तो ये मानकर चलिए कि आपको इस पूरे पोर्शन से मैं आपके 2 से 3 नंबर आपके पूरे कंप्लीट कराने जा रहा हूं जो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले हेडिंग की ओर। तो यहां पर हेडिंग है एफ ब्लॉक के तत्व और प्रथम व द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणियां। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो आवर्त श्रेणी होती है, आवर्त सारणी होती है, तो वो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होता है भाई, एस ब्लॉक होता है। यहां पर आपका इस साइड में क्या होता है भाई, पी ब्लॉक होता है और यहां पर आपका क्या होता है भाई, डी ब्लॉक, और यहां पर क्या होता है भाई, एफ ब्लॉक। तो फिलहाल हम किसकी बात करें, एफ ब्लॉक की बात करें। तो किसकी बात करें, एफ ब्लॉक के तत्वों की। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक हमने पढ़ लिए हैं, पहले पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे, एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करेंगे। तो ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों में कि ये ब्लॉक आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं। देखो, आंतरिक संक्रमण तत्व ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट हेडिंग है और ये 2 नंबर में पेपर में आई भी है, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो देखो क्यों कहते हैं, ये जो है ना आवर्त सारणी में दूसरे प्रकार के संक्रमण तत्व होते हैं, क्योंकि पहले तो हमारे पास डी के हैं और दूसरे कौन से हैं, एफ ब्लॉक के। और इनकी अगर हम बाह्य कक्षा देखेंगे ना, जो इनकी बाह्यतम कक्षा होती है ना, संक्रमण तत्व की क्या परिभाषा होती है, उनकी जो बाह्यतम कक्षा होती है उनमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से नहीं भरे होते हैं। इनमें 3 कोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। 3 कोष क्या होते हैं भाई, आंशिक रूप से भरे होते हैं। और जिसके आंशिक रूप से भरे होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। आंशिक रूप से क्या होते हैं भाई, भरे होते हैं। तो यही इसका रीजन है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनको एफ ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना वो किस कक्षक में जाता है, एफ कक्षक में जाता है। किस में जाता है, एफ कक्षक में। सिंपल इसी के लिए, जैसे एस ब्लॉक के तत्व तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाएगा, पी ब्लॉक के तत्व तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाएगा, और डी ब्लॉक के तत्व तो इनका किस में जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। ठीक इसी प्रकार एफ ब्लॉक के तत्वों का मतलब एफ कक्षक के अंदर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
देखो अगर आप कोई भी पढ़ रहे हैं ना, कोई भी तत्वों के बारे में जान रहे हैं, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व या कोई से के भी बारे में आप जान रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पता तो फिर इसका मतलब आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ ब्लॉक के तत्वों का क्या रहेगा, वो रहेगा n-1 एफ 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है, 0 से लेकर के कितना होगा 14 तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ना एफ के बाद यहां पर होगा एन डी 0 से लेकर के कितना होगा भाई आपका 1 तक, और n+1, और यहां पर हमारे पास कितना होगा एस कितना रहेगा भाई 2 रहेगा, एस कितना रहेगा आपका 2 रहेगा। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये इसका क्या है भाई, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे तत्व हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं अगर किसी एक तत्व की बात करूं, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक तत्व की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं La। तो ये क्या होता है, अभी ये लेंथनम होता है, क्या होता है भाई La लेंथनम होता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई 57 होता है। कितना होता है भाई 57। तो इसकी कैसी संरचना रहेगी, इसकी संरचना रहेगी भाई जिनोन, तो हमारे पास इसका कंप्लीट कर लेगा पिछले वाला जिनोन, और उसके बाद हमारे पास कितने बचेंगे 4f0, कितना बचेगा 4f0, और यहां पर 5d1, और उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा भाई 6s2। तो देखो यहां पर ध्यान दो, f हमारे पास 0 से लेकर के 14 तक जा रहा है, d हमारे पास है ना 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है, और s हमारे पास हमेशा कितना रहेगा भाई आपका कंप्लीट रहेगा। s हमारे पास हमेशा कितना रहेगा भाई f कंप्लीट रहेगा। क्लियर बात होगी ना, s हमारा कंप्लीट रहेगा। तो इसी तरह हम एक और ले सकते हैं, यहां पर मान लो आपका एक और एग्जाम्पल लेते हैं सीरियम। तो इसके बाद ये आता है लास्ट सी हमारे पास सीरियम मतलब 58 आ जाएगा। तो उसमें भी हमारे पास बिल्कुल सेम संरचना रहेगी, जिनोन आ जाएगा 4, एफ है ना हमारे पास, एफ में अब की बार कितना जाएगा, यहां पर एफ में हमारे पास यहां पर आ जाएगा 2। क्यों आएगा 2, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर फिर हमारे पास 5d1 हो जाएगा, और यहां पर 6 कितना हो जाएगा आपका 5d यहां पर 0 होगा, सॉरी 0 होगा, और यहां पर 6s2। देखो कंडीशन क्या हो रही है, यहां पर हमारे पास है ना डी के केस में हमारे पास है ना 0 से लेकर के कितना हो सकता है 1 हो सकता है। तो सोचो अगर मैं यहां पर 1 रख दूं तो कंडीशन कैसी होगी, यहां पर आपका 1 करना पड़ेगा, लेकिन ये अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने आप को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए ये यहां पर 2 प्रदर्शित करेगा, और डी को क्या कर देगा 0 कर देगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अगली हेडिंग की बात करते हैं। इनमें 2 श्रेणियां होती हैं, कितनी होती हैं 2 श्रेणियां। अब मान लो मैं अगर बात करूं तो हमारे पास है ना जो डी होता है, तो डी हमारे पास इस तरह होगा, डी इसका ऊपर का पोर्शन, और हमारे पास एफ इसके नीचे। एफ में हमारे पास 2 श्रेणियां होंगी, एक तो ये होगी और एक ये होगी। एफ की बात कर रहा हूं मैं, डी हमारे पास ऊपर, उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें 14 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं 14। तो टोटल हमारे पास यहां पर ये मानकर चलो कि एफ श्रेणी में टोटल कितने होंगे भाई 28 तत्व होंगे। कितने होंगे 28। और इनको क्या बोलते हैं भाई, प्रथम को बोलते हैं प्रथम आंतरिक श्रेणी, इसको बोलते हैं द्वितीयक आंतरिक श्रेणी। क्या बोलते हैं द्वितीयक आंतरिक श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं भाई प्रथम आंतरिक श्रेणी। क्लियर बात हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं द्वितीयक आंतरिक श्रेणी। क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जो हमारे पास प्रथम आंतरिक श्रेणी होती है भाई, वो कहां से कहां तक होती है आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर लेंथनम से आगे चलता है, तो हमारे पास सीरियम से स्टार्ट होती है, किससे 58 से, और ये है ना हमारे पास कहां तक होती है भाई, लास्ट में ल्यूटिशियम तक होती है 71, LU 71 तक होती है, LU 71। ज्यादा इनके बारे में डीपली हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके छोटे छोटे पॉइंट से हमारे पास 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक इसी तरह हमारे पास द्वितीयक श्रेणी कहां से, थोरियम से स्टार्ट होगी 90 से, और ये हमारे पास कहां तक जाकर के खत्म होगी 103, यानी कि लोरेंशियम तक। ठीक है, तो इसमें भी 14 होंगे, इसमें भी 14 होंगे। क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारे पास लेंथेनॉइड, इसका अवसरण स्थान, इलेक्ट्रॉन विन्यास, सब चीज इसके बारे में देखेंगे, लेंथेनॉइड के बारे में। देखो तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक तो हमारे पास प्रथम श्रेणी है जिसमें 14 तत्व, दूसरी श्रेणी हमारे पास एक दूसरे में 14 तत्व। तो जो पहले वाली है ना उसको हम लेंथेनॉइड के नाम से जानते हैं। जो 14 तत्व जो पहले है ना लेंथेनम से बात चल रहे हैं ना, उनको सबको हम क्या बोलते हैं लेंथेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई लेंथेनॉइड। और ठीक इसी के बाद इसको बाद वाले को बोलेंगे हम एक्टिनॉइड। तो फिलहाल हम लेंथेनॉइड की बात करेंगे।
इनका और श्रेणी में स्थान, अगर हम स्थान की बात करें तो इनका स्थान भाई कहां होगा, लैंथेनम के बाद, La के बाद जितने भी 14 तत्व हैं उनको हम सबको क्या बोलेंगे, लैंथेनॉइड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि देखो किसी भी श्रेणी के बारे में बात करें ना तो उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर पता होना चाहिए। तो यहां पर हम फिर वही बात करेंगे, मान लो हम लैंथेनॉइड का बात करेंगे, La का भी देखा हमने कितना था 57, और यहां पर जिनोन था, जिनोन तो कुछ नहीं होगा, फिर 4F, फिर हमारे पास 5D, फिर यहां पर 6S। अभी देखो मैंने पता याद किया, S में हमारे पास पूरा 2 रहेगा, कितना रहेगा 2, और D में हमारे पास 0 से लेकर के 1, तो यहां पर हमारे पास क्या रहता है 1 रहता है, और यहां पर F में हमारे पास यहां पर कितना रहेगा 0 रहेगा, कितना रहेगा 0। तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हमारे पास लैंथेनियम के बाद सीरियम आता है, सीरियम तो उसका 58 होता है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे होंगे तो उनकी भी हमने अभी ऊपर देखे इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लिया ना, तो लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉन विन्यास बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। थोड़ा आगे चलते हैं, लैंथेनॉइड के सामान्य अभिलक्षण देख लेते हैं, लैंथेनॉइड के सामान्य अभिलक्षण। तो ये हेडिंग सामान्य अभिलक्षण भी, इसके जब भी लैंथेनॉइड का क्वेश्चन आएगा ना वो कुछ इस तरीके से आएगा, अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। लैंथेनॉइड का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि लैंथेनॉइड पर प्रकाश डालिए, फिर बोलेगा कि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए और इनके सामान्य गुण लिखिए, ऐसे ऐसे करके पूरा क्वेश्चन आपका 2 नंबर में लेगा वो। मैं बोर्ड के क्वेश्चन में अभी दिखाऊंगा, टेस्ट सीरीज भी दूंगा इसकी, तब भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि लैंथेनॉइड का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लैंथेनॉइड के क्वेश्चन में देखते हैं अभी सामान्य अभिलक्षण नंबर 1। तो पहले हम इनके भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। इनके भौतिक गुण हमारे पास पता क्या होते हैं, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं, सिल्वर जैसे, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है Ag, सिल्वर जैसे सफेद रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, और ये सारे के सारे नरम होते हैं, नरम धातुएं होती हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कि सिल्वर भी क्या होता है, नरम होता है, ज्यादा कठोर नहीं होता है, आप उसको आराम से मोड़ सकते हैं। तो सिल्वर जैसी सफेद धातुएं होती है जो नरम होती हैं। कैसी होती हैं भाई, नरम होती हैं। और इनको हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर इनको हम वायु की उपस्थिति में लेकर के आएंगे ना, ये तुरंत अपनी चमक खो देते हैं। जो इनके अंदर चमक है ना, सिल्वर जैसी सफेद धातु होती है ना, वो चमक इनकी क्या हो जाती है, खो जाती है। इसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है कि जितने भी लैंथेनॉइड होंगे ना, वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके लैंथेनॉइड ऑक्साइड बना लेंगे, जो उसके ऊपर एक परत बना लेगा जो काला पड़ जाता है, तुरंत अपनी चमक खो देंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, इनकी विशिष्ट धातु संरचनाएं होती हैं। विशिष्ट मतलब ये सब के सब अलग अलग प्रॉपर्टी प्रदर्शित कर देते हैं, मतलब हर एक की अलग होती है, विशिष्ट धातु संरचनाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे तत्वों, जैसे अभी मैं बात करूं कि एस ब्लॉक के तत्वों की बात करूं तो एस में हमारे पास सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। आप किसी एक की प्रॉपर्टी याद करो तो सब एक जैसे होंगे। पी में भी हमारे पास यही सेम ट्रेंड चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। ठीक है, लेकिन इनकी सबकी अलग अलग अपनी विशिष्ट होती है, सबका अलग अलग लक्षण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि ये सब की सब क्या है भाई, धातु है, और धातु आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होती है भाई, सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक। सुचालक मतलब अगर आप उसको है ना इधर से गर्म करोगे, तो अगर इस एंड से गर्म करोगे, उष्मा दोगे, तो भाई दूसरा एंड भी इसका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये है उष्मा का सुचालक। अब बात करते हैं विद्युत का सुचालक। अगर आप इधर से क्या करोगे, धारा प्रवाहित करोगे, तो धारा दूसरे एंड तक इसकी चली जाएगी। तो ये होता है क्या, धारा का सुचालक, विद्युत का सुचालक। तो ये विद्युत और उष्मा के दोनों के क्या होते हैं भाई, सुचालक होते हैं। क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट देख लेते हैं। तो चौथा पॉइंट कह रहा हो, इस श्रेणी के प्रारंभिक तत्व मुलायम होते हैं, और जो अंतिम तत्व होते हैं वो क्रमांक बढ़ने के साथ साथ वो क्या होते हैं भाई, कठोर हो जाते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो लैंथेनियम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे पहले क्या हो रहा है भाई, ये सब के सब क्या थे भाई, मुलायम थे। क्या थे भाई, मुलायम। लेकिन बाद वाले सब के सब क्या होंगे भाई, कठोर होंगे। क्या होंगे भाई, सब के सब कठोर होंगे। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। अधिकतर लैंथेनॉइड आयन अनुचुंबकीय होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम ये क्या है भाई, सबके सब अनुचुंबकीय हैं, अनुचुंबकीय हैं। बस ये आप याद कर लो क्या होते हैं भाई, अनुचुंबकीय हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली हेडिंग हमारे पास लैंथेनॉइड के भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक गुण में हम देखो, मेरी बात सुनो, जितने भी भौतिक गुण होते हैं उनमें हम सब क्या देखते हैं भाई, त्रिज्या देखेंगे, और ठीक है, और भी क्या देख सकते हैं इसमें हम, घनत्व देखेंगे। ठीक है, उनका क्या देखेंगे भाई, हम तापमान देखेंगे, तापमान, क्वथनांक, उन्नयन, ये सब चीज हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 1। सबसे पहले यहां पर इसने बताया कि परमाणु की आयनिक त्रिज्याएं क्या होती है भाई, आयनिक त्रिज्याएं।
तो आपने सुना होगा लैंथेनॉइड संकुचन के नाम से। देखो अगर हम यहां पर बात करें तो एल है तो कितना है 57, अगर हम इससे बात करेंगे तो सीरियम कितना हो जाएगा 58। तो ऐसे से बढ़ता जाएगा। इसमें क्या ट्रेंड है, देखो जब भी परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो आपको पता होना चाहिए भाई परमाणु की त्रिज्या भी क्या होती है भाई बढ़ जाती है। देखो सिंपल सा रूल है, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की कक्षक उसमें बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण उसका आकार क्या हो जाता है भाई बढ़ जाता है। लेकिन लैंथेनॉइड में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे जैसे 57 के बाद 58 जाएगा तो इसका साइज ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत क्या होता चला जाएगा भाई कम होता चला जाएगा। वो होगा संकुचन। संकुचन क्या होगा भाई, संकुचन होगा। तो संकुचन क्या बोलते हैं उसको, लैंथेनॉइड संकुचन। यानी जब भी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ लैंथेनॉइड में उसका आकार क्या होगा भाई कम होगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संकुचन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें अगला पॉइंट बताया उसने घनत्व। अब आप एक चीज समझो, मेरी बात सुनो, अगर मान लो हमारे पास ये कोई बड़ा आकार है, इसके बाद ये हमारे पास और ज्यादा बड़ा आकार होगा, लेकिन इसका घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे, क्योंकि इसका आकार है ना घट गया। मान लो पहले हमारे पास एरिया ज्यादा था और पब्लिक कम थी, अब एरिया भी हमारे पास कम हो गया और पब्लिक भी ज्यादा हो गई, तो घनत्व बढ़ जाएगा, भीड़ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी भाई ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही ना। तो ये हमारे पास घनत्व क्या होगा भाई, इनका सबका घनत्व बहुत क्या होता है भाई, उच्च होता है। क्या होता है भाई, उच्च होता है। समझ में आ गया ये भी। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है भाई इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ये सब के सब क्या करते हैं भाई, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मतलब इनकी परिवर्तित होती है। मतलब आप ये मानकर चलो कि किसी की 3 होगी, उसी टाइम किसी की 2 भी होगी, किसी की 1 होगी, बहुत सारे अलग अलग, किसी की तो +7 भी होती है। ये सब के सब क्या कर देते हैं, अपरिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर देते हैं। मतलब एक टाइम में एक से ज्यादा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सब में ये पाया गया कि सबकी सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होती है। कितनी होती है, +3 होती है। कितनी होती है, +3 होती है। तो आप ये मानकर चलो जितने भी लैंथेनॉइड तत्व हैं उनकी सबकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +3 होगी। क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, गलनांक व क्वथनांक। बात करते हैं किसकी, गलनांक व क्वथनांक। देखो मेरी बात सुनो, धातु में है और धातुओं का जितना भी धातु होते हैं ना उनका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा ही होता है। तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक है ना वो 1000 से लेकर के 2000 केल्विन के बीच में होता है। इससे कम पर ना तो ये पिघलेगी और ना ही ये जमेगी। ठीक है, तो दोनों चीज समझ में आ गई, गलनांक और क्वथनांक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारे पास रंग। इसका रंग, इनका रंग आपको पहले ही बताया था कि इनका सबका रंग क्या होता है भाई, चांदी जैसा दूधिया होता है। कैसा होता है भाई, सिल्वर जैसा सफेद दूधिया होता है, बिल्कुल सफेद दूधिया होता है। ठीक है, इनका सबका रंग चांदी जैसा सफेद दूधिया होता है। ठीक है, तो लैंथेनॉइड के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया। लैंथेनॉइड का क्वेश्चन आपका पूरा पक्का हो जाना चाहिए। ठीक है, लैंथेनॉइड का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आएगा। लैंथेनॉइड संकुचन भी बार बार पूछा जाता है। और अभी हम बात करेंगे एक्टिनॉइड की, क्योंकि हमारे पास 2 श्रेणी थी ना, तो एक श्रेणी तो हमने ऊपर की क्या है लैंथेनॉइड, नीचे की जो एक हमारे पास बचेगी श्रेणी जिसमें 14 तत्व है वो क्या होगी, एक्टिनॉइड की होगी। तो उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। एक्टिनॉइड, इनका आवर्त सारणी में स्थान और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, देखो जो हमारे पास 14 तत्वों की 2 श्रेणी थी ना, एक तो हमारे पास यहां से कहां से शुरू हो रही थी, La से, एक हमारे पास है ना इसके जस्ट नीचे वो थोरियम से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 14 तत्वों वाली है इसको हम बोलेंगे एक्टिनॉइड की श्रेणी। क्या बोलेंगे भाई, एक्टिनॉइड की। अब इसमें हमारे पास है ना, देखो इसमें हमारे पास इसमें भी कितने तत्व होंगे भाई, 14 होंगे, क्योंकि इसमें भी कितने थे 14 और इसमें भी 14। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। एफ ब्लॉक में हमारे पास 14 की दो लंबी कतारें। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये सब के सब रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व होते हैं। रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व, इनकी सबसे खास बात क्या है भाई, ये सब के सब रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व होते हैं। क्या होते हैं भाई, रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व। अब ये क्वेश्चन सुना होगा आपने, रेडियम। आप लोगों ने क्या सुना होगा कि पहले एक घड़ी आती थी, उस घड़ी में हम क्या करते थे, मान लो ये हमारी कलाई में ये कोई घड़ी बन रही है। ठीक है, सुनो ध्यान से समझने की कोशिश करियो। तो इस पे अगर हम टॉर्च मारते थे ना, पहले टॉर्च क्या करते थे, इसके ऊपर अगर हम लाइट मारते थे तो टॉर्च की वजह से क्या होता था कि ये है ना बहुत देर तक जलती रहती थी। तो इसके अंदर एक पदार्थ यूज किया जाता था, उसका नाम था रेडियम। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ वो सब के सब यहीं से लिए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करके बहुत देर तक उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। इनके प्रारंभिक सदस्यों की अर्ध आयु अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब इनका क्या मतलब, जो इनकी पहले की अर्ध आयु होगी, जो पहले तत्व होंगे ना, जैसे थोरियम से आगे वाले,
इनकी तो क्या होगी भाई, अर्ध आयु क्या होगी, ज्यादा होगी। जो बाद वाले सदस्य उनकी अर्ध आयु का प्रास बहुत कम होता है। यहां तक कि आप ये मानकर चलो कि 1 दिन होगा या 30 मिनट होगा, इतना कम होता है। मतलब वो तत्व हम ज्यादा देर तक नहीं बनेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रहेंगे, उसके बाद वो किसी ना किसी के साथ में अभिक्रिया करके कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स यौगिक बना लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना है। इनका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास बिल्कुल वैसा ही होगा, तो आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना इसमें। देखो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या रहता है, इसमें रहेगा एफ, जो हमारे पास एफ श्रेणी है ना, एफ हमारे पास रहेगा 1 से लेकर के 14 तक। और जो डी रहेगा ना, डी देखो 5 है, और इसके बाद डी रहेगा, डी हमारे पास कितना रहेगा, 0 से लेकर के 1 तक। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा भाई, एस, एस हमेशा सब में पूरा रहेगा, S2। क्योंकि S2 क्यों, देखो सुनो, अगर F ब्लॉक के तत्व हैं तो F खाली रहेगा, ठीक है। D ब्लॉक के तत्व हैं तो D में कुछ ना कुछ फर्क रहेगा। उसके बाद जो P होंगे वो S होंगे, पूरे कंप्लीट रहेंगे। S का मतलब तो उसमें S में खाली रहेगा। P रहेगा तो P ब्लॉक के तत्व में P का ही खाली रहेगा 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। तो इसमें हमारे पास किसका है भाई, D का कॉन्सेप्ट। ज्यादातर हमारे पास D और F है ना, ये दोनों ही हमारे पास यहाँ रहेंगे, खाली रहेंगे। इसमें तो D में 0 और 1 तक ही ले जाएगा, बाकी 1 से लेकर के 14 तक हम इसके अंदर ही लेंगे। मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पर किसी ना किसी का तत्व का, क्या ले लेते हैं भाई, एक ऑक्सीकरण ले लेते हैं। मतलब क्या लेते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लेते हैं। तो किसका देखते हैं भाई, एक का इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लेते हैं। चलो थोरियम का ही देख लेते हैं। किसका, TH का। तो थोरियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या रहेगा, थोरियम का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए इसका। वैसे ज्यादातर पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन आप इसको जरूर कोशिश करें यार निकालने की। वैसे इसका क्या रह जाएगा, इसका हो जाएगा पहले तो रेडोन RN, और हमारे पास 5F कितना रह जाएगा यहां पर है ना, इसका देखो मैं पहले इसको लिख लेता हूं और अब हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, थोरियम का परमाणु क्रमांक होगा आपका 90। कितना होगा भाई, 90। अब यहां पर रेडोन लिया, रेडोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, रेडोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 86। कितना होता है भाई, 86। तो 86 तो हमारे पास यहां पर चले गए। अब बचे कितने हमारे पास, कितने बचे, 4 बचे हैं। कितने, 2 यहां पर चले गए। तो अब कितने बचे हमारे पास, 2। तो 1 यहां पर आ जाएगा और 1 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पूरा हो जाएगा इसका। तो एक चीज यहां पर देखने लायक ये है यार, इसका जो रहेगा ना, थोरियम का है ना, थोरियम की बात चल रही है, तो इसका D2 रहेगा, और ये हमारे पास कितना रहेगा इसका, 0। कितना रहेगा, 0। लेकिन 0 से 1 तक होना चाहिए ना इसका, इसका ये रहेगा, ठीक है। थोरियम का एक्सेप्शन केस है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। वैसे नहीं आता पेपर में, सबसे बड़ी बात यह है बहुत कम चांस है, बहुत कम, ना के बराबर है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से कंट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, ठीक है। याद करने की कोशिश करें। थोड़ा सा आगे चलेंगे, लक्षण के बारे में बात करेंगे। एक्टिनोइड के सामान्य अभिलक्षण, तो इसमें नंबर 1 तो हम भौतिक लक्षण की बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे, भौतिक लक्षण की। भौतिक लक्षण में ये सब के सब कैसे होंगे भाई, सिल्वर जैसे सफेद, सिल्वर जैसे क्या होंगे, सफेद दूधिया कलर के होंगे। और ये सब के सब क्या होंगे भाई, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे। गलनांक भी क्या होगा, उच्च होगा। गलनांक और क्वथनांक इनके बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि सबकी सब धातु हैं, धातु के गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। थोरियम और एमेरियम को छोड़कर यह सभी उच्च घनत्व वाली क्या होती हैं भाई, धातु होती हैं। धातु हमेशा उच्च घनत्व वाली होती है। तो इसने 2 चीज बताई है, एक तो बताया थोरियम और एक बताया एमेरिशियम। एमेरिशियम ये दोनों छोड़ करके इनका घनत्व क्या होता है भाई, सबका ज्यादा होता है, ठीक है। भौतिक गुण पता लग गया आपको। अब बात करते हैं उसके बाद थोड़ी सी चुंबकीय गुण की। किसकी बात करते हैं, चुंबकीय गुण की। तो ये सब की सब क्या होती है, चुंबकीय, धनायन बनाते हैं, चुंबकीय होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं भाई, चुंबक का व्यवहार उत्पन्न प्रदर्शित कर देते हैं, चुंबक के गुण प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 किसकी बात करते हैं, रंग की। आयनों के, आयन के रंग, इनके जो है ना सब के सब जो आयन होंगे ना, वो सब के सब क्या होंगे, रंगीन होते हैं भाई। कैसे होते हैं भाई, रंगीन।
आयन रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ऐप कक्षक जो होते हैं ना वो खाली रहते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से भरे नहीं होते। जब भी खाली होते हैं ना तो उसमें ट्रांजिशन होता रहता है, संक्रमण होता रहता है, और संक्रमण के कारण ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, रंगीन रंग प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यूरेनियम 4+ जो होगा ना वो किस रंग का होगा भाई, वो हरे रंग का आयन होगा। कैसा होगा? हरे रंग का आयन होगा। क्लियर हो गया? थोड़ा आगे चलते हैं भाई, ऑक्सीकरण अवस्था, इनका भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये है ना ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती है ना, ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तित प्रदर्शित करते हैं। सेम जैसे आपने ऊपर याद किया, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है जो बार बार क्या होती है, परिवर्तित होती रहती हैं। परिवर्तित का मतलब कभी +2 प्रदर्शित करेगा, +3 प्रदर्शित करेगा, +4, और कभी कभी तो +7 प्रदर्शित करता है, ठीक है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कभी भी निश्चित या फिक्स नहीं रहती हैं। अब जो हमारे पास लास्ट हेडिंग है वो है एक्टिनोइड और लैंथेनोइड की तुलना। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों की तुलना करनी है, ठीक है। तो तुलना में हमारे पास क्या होगा भाई, दो ही केस होंगे। एक तो हमारे पास क्या होगा भाई, समानता, और दूसरा हमारे पास केस क्या होगा भाई, असमानता, या फिर हम ये कह सकते हैं भाई इन दोनों में अंतर, ठीक है। तो असमानता होगा, एक हमारे पास क्या होगा भाई, समानता होगा, ठीक है। अगर हम समानता की बात करें, नंबर 1, अगर हम समानता की बात करें तो समानता में सबसे पहली बात है कि इनके n-2 जो f कक्षक होंगे ना, वो सब के सब क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन सब के सब इसी में प्रवेश करेंगे। तो ये लैंथेनोइड में भी सेम कंडीशन है और एक्टिनोइड में भी सेम कंडीशन है। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है ना, प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था इनकी सबकी क्या होती है भाई, +3 होती है। तो मानने की बात यह है कि दोनों में समान ऑक्सीकरण अवस्था जो रहेगी वो मोस्टली क्या रहेगी, +3 रहेगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर दोनों ही परमाणु के आयनिक आकार में कमी प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसे अगर हम लैंथेनोइड की बात करेंगे तो लैंथेनोइड में भी हमारे पास क्या होता है, लैंथेनोइड संकुचन होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, आकार क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक इसी तरह हमारे पास है ना, इसमें एक्टिनोइड में भी आकार क्या होता है भाई, कम होता है, ठीक है। उसमें एक्टिनोइड संकुचन होता है, इसमें लैंथेनोइड संकुचन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, दोनों ही अधिक क्रियाशील तथा प्रबल विद्युत धनात्मक होते हैं। यार जो भी धातु होती है ना वो प्लस की होती है, कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो दोनों क्या होंगे भाई, धातुएं धनात्मक होंगे। अब बात करेंगे असमानता की, नंबर 1, तो यहां पर हम समानता में एक चीज और ले सकते हैं कि दोनों ही सफेद कलर की होती हैं और सिल्वर जैसी सफेद धातु होती है, ठीक है। अब बात करते हैं असमानता की, जो लैंथेनोइड होते हैं ना वो अधिकतम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक्टिनोइड जो होते हैं ना वो अधिकतम +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यहां पर जो है ना हमारे पास लैंथेनोइड रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होते हैं, जबकि एक्टिनोइड हमारे पास क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अभी बताया था ना मैंने, जो घड़ी में होता है ना, घड़ी में टॉर्च मार करके उसको बहुत देर तक लाइट एब्जॉर्व करके रखता है, वो हमारे पास क्या है भाई, रेडियो एक्टिव तत्व होता है, रेडियम होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या, लैंथेनोइड कम अक्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनोइड क्या होते हैं, बहुत अधिक क्या होते हैं, अधिक अक्षारीय होते हैं। तो लैंथेनोइड हमारे पास कम होंगे अक्षारीय, जबकि एक्टिनोइड क्या होंगे, ज्यादा अक्षारीय होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं, लैंथेनोइड की अणुचुंबकीय प्रवृत्ति की व्याख्या सरलता से की जा सकती है, जबकि एक्टिनोइड की नहीं। अणुचुंबकीय तो दोनों होते हैं, लेकिन लैंथेनोइड की तो हम प्रैक्टिकल बेस पे प्रूफ कर सकते हैं भाई हाँ होता है, लेकिन एक्टिनोइड को प्रैक्टिकल बेस पे हम बता सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो ये सब इसमें क्या थी, असमानता थी। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, आज ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। और फिर मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, लेकिन कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिए। वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करें और अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। ये सब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर या वेबसाइट में जाकर के आप आस्क सेक्शन में जाकर के आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस सीरीज को पूरी को देखने की कोशिश कीजिए और वेबसाइट में जाकर के आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही आप लोग ये टेस्ट सीरीज जरूर सोल्व करने की कोशिश करें। ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड में आपको अच्छे अंक लाने हैं ना तो ये टेस्ट सीरीज जरूर सोल्व करें, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।